हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विज्ञान की कार्य पुस्तिका का पाठ 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन को हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, क्या तुमने कभी सोचा है कि खून पूरे रक्त में कैसे पहुंचता है? देखिए, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, नलियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती हैं। उनमें से रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है। साथ ही हृदय रक्त द्वारा अन्य पदार्थों के परिवहन में पंप का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने शरीर में खून नलियों को ढूंढो, किन किन अंगों में ये नलियाँ दिखाई देती हैं? देखिए, अगर आप अपनी हाथ की जो कलाई है उसके पास देखेंगे या फिर पैरों की पिंडलियों में देखेंगे या टखने के पास देखेंगे तो आपको रक्त वाहिनियाँ देखने को मिलेंगी, रक्त की नलियाँ देखने को मिलेंगी। हमारे पूरे शरीर में वैसे ये रक्त वाहिनियाँ होती हैं, लेकिन इन जगह पर हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं। रक्त वाहिनियाँ क्या होती है? खून की नलियाँ, जिनमें से खून पूरे शरीर में जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, रक्त में क्या क्या होता है? रक्त एक तरल भाग प्लाज्मा से बना है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरी होती है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। प्रश्न नंबर 3 है, सोचकर बताओ यदि रक्त में निम्न चीज़ें ना होती तो क्या होता? अगर रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं ना होती तो क्या होता? लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त कर शरीर के सभी अंगों व कोशिकाओं में परिवहन करता है। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को मिला लेता है, संयुक्त कर लेता है और फिर इसको पूरे शरीर में पहुंच जाता है। अगर लाल रक्त कोशिका नहीं होंगी तो इनकी कमी से शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर श्वेत रक्त कोशिका नहीं होंगी तो हमारे शरीर में रोगाणु नष्ट नहीं हो पाएंगे और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। अगर प्लेटलेट्स न होंगी तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। कभी चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है, तो थोड़ी देर अगर उसको दबा लेते हैं हम, उस हिस्से को जहाँ पर चोट लगती है उसको अगर दबा लेते हैं तो खून का एक थक्का सा बन जाता है। तो ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा और खून बहता रहेगा। प्रश्न 4 है, नीचे मनुष्य के हृदय का चित्र बना हुआ है, इसके विभिन्न भागों को नामांकित करो। तो ये हृदय का चित्र बना हुआ है, ये है महाशिरा, यहाँ पर महाशिरा आएगा, ये दायां आलिंद, ये कक्षों के बीच विभाजन की दीवार है ये वाली, और ये है दायां निलय, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस सिरा है, ये बायां आलिंद और ये बायां निलय है। प्रश्न ब, हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त परस्पर न मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था है? कक्षों के बीच में विभाजन दीवार बनी हुई है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आपस में ना मिले। जैसे आपके स्कूल में आपकी क्लासेज होती हैं, उसके लिए अलग अलग कमरे होते हैं। तो जैसे आपकी 7वीं क्लास है और दूसरी 8वीं क्लास पास में ही है, उसके बीच में एक दीवार बनी होती है ताकि आप लोग आपस में मिक्स ना हो और आपको पढ़ाने में कोई कठिनाई ना हो, तो इसलिए कमरों के बीच में दीवार होती है। तो इसी तरह से हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, उसके बीच में एक दीवार सी बनी होती है। प्रश्न 6, फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय में ले जाने का कार्य करती है, फिर भी इसे धमनी क्यों कहते हैं? यह हृदय से रक्त को ले जाती है इसलिए इसे सिरा नहीं धमनी कहते हैं। हृदय से रक्त को ले जाती है इसलिए इसे धमनी कहते हैं। नीचे रक्त संचरण का रेखा चित्र बना हुआ है, इसमें तीर के निशान द्वारा रक्त के प्रवाह की दिशा बताई गई है। ये देखिए, ये तीर के निशान है, ये तीर के निशान ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं और यूँ जाकर फिर ऐसे फिर ऐसे। ये हृदय है, यहाँ पर ये फेफड़े हैं। अब तीर के निशानों की सहायता लेकर लिखो कि रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में कैसे होता है। पहले फेफड़े, यहाँ से देखिए, ये फेफड़े से फुफ्फुस सिरा में जाती हैं, तो उसके बाद सिरा में, और उसके बाद केशिकाओं में, फिर धमनी, फिर फुफ्फुस धमनी में और फिर फेफड़ों में वापस। गतिविधि 1 है, अपनी किसी साथी की छाती की बाईं तरफ कान लगाकर सुनो, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है? यह हृदय की धड़कनों की आवाज़ है। अगर हम किसी की छाती की बाईं तरफ अगर कान लगाकर सुनेंगे तो धक धक की आवाज़ हमें सुनाई देगी, यह हृदय की धड़कनों की आवाज़ होती है। तुम अपनी व अपने मित्र की प्रति मिनट हृदय की धड़कनें को गिनो और नीचे बनी सारणियों को भरो और नीचे प्रश्नों के उत्तर दो। मतलब अपने दोस्त की हृदय की धड़कनों को आपको गिनना है 1 मिनट में कितनी होती है और आपकी धड़कनें 1 मिनट में कितनी होती हैं, तो ये इसमें सारणी में भरना है। जैसे मान लीजिए हमने ये 4 बच्चों की धड़कनें नोट करी हैं, तो अगर आराम की अवस्था में मतलब विश्राम अवस्था में हैं तो उनकी धड़कनें आएंगी 1 मिनट में 73, 75, 72, 74। और अगर उनको थोड़ी देर दौड़ाया जाए, दौड़ने के बाद उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं तो ये इनकी धड़कनें हो जाती हैं।
किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 के बीच में धड़कता है। दौड़ने के पूर्व और दौड़ने के बाद गिनने पर हृदय की धड़कन की संख्या में क्या बदलाव आता है? दौड़ने के बाद धड़कनों की संख्या बढ़ जाती है। दौड़ने से पहले कम रहती है, दौड़ने के बाद धड़कनों की संख्या बढ़ जाती है। क्या हमारी धड़कन की संख्या हमारे मन की स्थिति, गुस्से में, अधिक खुशी में आदि के अनुसार बदलती है? हाँ, बदलती है। जब हमें गुस्सा आता है या फिर अधिक खुशी होती है, हम उत्तेजित हो जाते हैं और हमारी धड़कनों की संख्या भी बढ़ जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सांस के द्वारा फेफड़ों में आने वाली हवा ऑक्सीजन होती है, उसमें ऑक्सीजन अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। सांस के द्वारा फेफड़ों से बाहर जाने वाली हवा में बाहर की हवा की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक और ऑक्सीजन कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त सिराओं के द्वारा विभिन्न अंगों से हृदय में जाता है और ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त धमनियों के द्वारा हृदय के विभिन्न अंगों में जाता है। गतिविधि 2 है, अपने बाएं हाथ में अपनी दाईं भुजा को कोहनी के ऊपर कस कर पकड़ो, जैसे कि चित्र में दिया गया है। इस तरह से देखिए, ये पकड़ रखा है यहाँ से, और क्या उस पर कोई नलियाँ उभरी हुई दिखाई देती हैं? आपको यहाँ पर कुछ नलियाँ उभरी हुई दिखाई देंगी। हाँ, इन नलियों को किस नाम से जाना जाता है? ये रक्तवाहिनियाँ होती हैं, धमनियाँ और शिराएँ होती हैं। तुमने देखा होगा डॉक्टर या वैद्य मरीज की नाड़ी देखते हैं। आओ हम भी नाड़ी की जांच करने का प्रयास करें। घड़ी की सहायता से पता करो कि नाड़ी की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है। धड़कन की संख्या को आप कॉपी में लिखो। ये देखिए, यहाँ से पकड़कर नाड़ी चेक करते हैं कलाई के पास से। शरीर के उन अन्य भागों को ढूंढो जिनमें तुम नाड़ी की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। इन अंगों की सूची बनाइए। हाथ जो है उसमें कलाई के पास का जो हिस्सा है वहाँ से आप नाड़ी की धड़कन महसूस कर सकते हैं। टखने के नीचे पैरों का शीर्ष भाग, पैरों की जो उंगलियाँ होती हैं उसमें, और गर्दन का किनारा, गर्दन के पास जो है वहाँ से भी हम ये धक धक की आवाज़ सुन सकते हैं। कोहनी के अंदर का भाग, कोहनी जो होती है उसको अगर अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो वहाँ से भी ये नाड़ी स्पंदन हम इजीली महसूस कर सकते हैं। क्या नाड़ी की धड़कन और हृदय की धड़कन की संख्या में कोई समानता है? हाँ, दोनों की संख्या समान होती है। नाड़ी की धड़कन और हृदय की जो धड़कन होती है उनकी संख्या में समानता होती है। हम जो भोजन करते हैं वह पेट में तो जाता है, फिर हमारे शरीर के सभी भागों तक भोजन कैसे पहुंचता है? यह रक्त द्वारा सभी भागों में पहुंचता है। जो भोजन छोटी आंत में पच जाता है वह रक्त में मिल जाता है और रक्तवाहिनियों में बहता है, जिससे पूरे शरीर में ये भोजन जो है पहुँच जाता है। यह रक्त द्वारा सभी भागों में पहुँचाया जाता है, रक्तवाहिनियों में बहता है जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। छोटी आंत से पाचित भोजन रक्त में चला जाता है और रक्तवाहिनियों द्वारा पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है। प्रश्न 11, इसी तरह हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में इकट्ठी होती है, पर क्या तुम बता सकते हो कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है जो कि फेफड़ों से आने वाली ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके पूरे शरीर में इसका परिवहन करता है। इसका मतलब कि देखिए, हवा फेफड़ों में इकट्ठी होती है, लेकिन शरीर की सभी कोशिकाओं में कैसे जाती है? तो जो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है और पूरे शरीर में जब रक्त जाता है तो ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है। सही गलत का निशान लगाओ और गलत कथनों को सही करके लिखो। हृदय का बायां भाग कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को एकत्रित करता है। यहाँ आएगा दायां, और क्योंकि ये गलत है, और यहाँ दायां लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देना हृदय का दायां भाग कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला पूरा। धमनियाँ शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, ये गलत है। यहाँ पर धमनियाँ की जगह सिराएँ आएगा। सिराएँ लिखकर ये पूरा ऐसे कैसे लिख देना। पौधों को जल अवशोषण का कार्य पत्तियाँ करती है, गलत है, जड़ करती हैं, तो यहाँ पर गलत लिख दिया है। हृदय थक जाने पर आराम कर सकता है, नहीं कर सकता। हृदय थकता है तब भी आराम नहीं करता, तो ये भी गलत लिख रखा है। गतिविधि 4 है, पानी से भरे 2 गिलास लो। अब एक गिलास में कुछ लाल चाय की बूंदें डाल दो और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। अब कोमल तने वाला एक पौधा जड़ सहित उखाड़ना है, उसकी जड़ें पानी से धोकर साफ कर लो। इस पौधे को रंगीन पानी वाले गिलास में ऐसे रख दो, फिर इसको धूप में रख दो। मतलब हमें एक गिलास लेना है, उसमें एक छोटा सा पौधा जड़ सहित उखाड़ कर डाल देना है और गिलास में जो पानी है उसमें लाल चाय की कुछ बूंदें डाल देनी है। हम देखेंगे कि जो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें जो सिराएँ होती हैं वो भी लाल रंग की हो जाती हैं। गतिविधि के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। क्या स्याही वाले पानी में रखे पौधों की सिराएँ लाल हो जाती हैं? हाँ, हो जाती हैं। लाल रंग का पानी पौधे की पत्तियों तक कैसे पहुंचा? पौधों में संवहन उत्तक होते हैं, जिनमें से एक जाइलम उत्तक होता है जो कि पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जो पानी है उसके साथ जो लाल स्याही है उसको भी पत्तियों तक पहुंचा देता है। तो पौधों में जो जाइलम उत्तक होता है वो पानी का परिवहन करता है, और पानी के साथ साथ जो लाल स्याही है वह भी पत्तियों तक पहुंच जाती है। इसीलिए
पत्तियों की जो सिराएं हैं वो लाल हो जाती हैं। गतिविधि 4, अपनी पाठ्यपुस्तक के क्रियाकलाप 11.3 में बताए अनुसार तुम खुद प्रयोग करके देखो। तुम आलू की जगह कच्चा पपीता, कद्दू का इस्तेमाल भी कर सकते हो और शक्कर की जगह नमक का घोल ले सकते हो। इस क्रियाकलाप 11.3 में आलू को थोड़ा सा खोद कर उसको पानी के अंदर डुबोना है। तो हम इसकी जगह पपीता या कद्दू भी ले सकते हैं और शक्कर की जगह नमक का घोल भी ले सकते हैं। हमने आलू को चीनी वाले पानी में डुबोया है, तो यहाँ पर हम नमक के घोल में भी डुबो सकते हैं। रमेश ने आलू में गड्ढा बनाकर उसमें शक्कर का घोल लिया, तो गड्ढे में रखे घोल का स्तर बढ़ जाता है। इस प्रयोग से उसने निष्कर्ष निकाला कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पानी बहता है। विचार करो कि अगर कटोरी में शक्कर का घोल ले लिया जाए और आलू में पानी रखा जाए तो क्या होगा? आलू में पानी का स्तर कम हो जाएगा। अगर कटोरी में शक्कर का घोल रखा जाए और आलू में पानी रखा जाए तो पानी की सांद्रता शक्कर के घोल से कम होती है, तो पानी जो है वो शक्कर वाले पानी की तरफ बहेगा, यानी कटोरी के अंदर बहेगा। इस आधार पर तुम बताओ कि अगर जड़ों की कोशिकाओं में मिट्टी की तुलना में घोल की सांद्रता अधिक होती है तो क्या होगा? जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है, इसलिए जल जड़ों की ओर बहेगा। मतलब क्या है? अगर जड़ों की कोशिकाओं में मिट्टी की तुलना में घोल की सांद्रता अधिक है तो जल जड़ों की ओर बहेगा, क्योंकि इसमें घोल की सांद्रता अधिक है और जल जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहता है। प्रश्न 15 है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम बताओ। तो ये देखिए, किडनी है, वृक्क, ये महाधमनी है, ये महाशिरा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय और मूत्ररंध्र है। त्वचा उत्सर्जन तंत्र का कार्य किस प्रकार करती है? त्वचा में रोम छिद्र होते हैं जिनसे पसीने निकलते हैं। पसीने के साथ अपशिष्ट पदार्थ जैसे लवण त्वचा के रोम छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं, इस प्रकार उत्सर्जन होता है। तो यहाँ तक ये वाला पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।